नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का 16वां चैप्टर यानी क्लास 8 का साइंस का 16वां चैप्टर, जिसमें हम आज जानेंगे प्रकाश के बारे में। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी कि लाइट इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। इस चैप्टर के माध्यम से सारे इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तो प्रमुख शब्द के रूप में दिया गया है चैप्टर में, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं और इसी संदर्भ में हम जानकारी एकत्रित करेंगे और जानेंगे तफसील से। वीडियो कैसा लगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक करके शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार के वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे इन सभी जानकारी को एकत्रित करते हुए। तो देखेंगे सबसे पहले प्रमुख शब्द आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पर आपतन कोण के लेकर के। उसके बाद परावर्तन कोण, अंध बिंदु क्या होता है, ब्रेल, शंकु, स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया भी कहते हैं इसे, विसरित अनियमित परावर्तन या फिर विक्षेपण, परावर्तित किरण, परितारिका, परितारिका को आइरिस भी कहते हैं, बहुमूर्तदर्शी या फिर कैलाइडोस्कोप, कैलाइडोस्कोप, पार्श्व परावर्तन, परावर्तन के नियम, पुतली, परावर्तन किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन, परावर्तन नियमित परावर्तन, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल को रेटिना कहते हैं, सालकाएं, सालकाएं भी देखेंगे इस चैप्टर में। इन सभी फैक्टरों के बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो उसको हम जान लेते हैं। क्या जानते हैं आप, इसके लेकर के यहाँ पर दिया गया है कि जानेंगे यहाँ पर ये क्या दिया गया है, किसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं। तो नेत्रदान किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यह चाक्षुष विकृति यानी कि यह चाक्षुष विकृति युक्त कॉर्निया अंधता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुमूल्य भेंट होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का चाक्षुष विकृति हो गया है, आंख खराब हो गया है पूरी तरीका से, या फिर कॉर्निया युक्त कॉर्निया अंधता के रूप से जो भी मतलब जो खराब हो गया है, तो उसे जो है कि आंख उसे दिया जा सकता है, दूसरे का आंख उसके आंख में लगाया जा सकता है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति देख सकते हैं, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से होना चाहिए, तो उसकी जो यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी लिंग का हो सकता है, स्त्री या पुरुष हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला हो सकता है। यानी कि इन सभी कैटेगरी में आप हैं तो निश्चित रूप से आप आंख दान कर सकते हैं। ई ऑप्शन में दिया गया है किसी भी बीमारी से पीड़ित हो सकता है, लेकिन एड्स वाले जो होंगे वह आंख दान नहीं कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी या फिर सी वाले, रेबीज वाले, लीकीमिया, धंतु स्तंभ, उसके बाद हैजा, मस्तिष्क रोग, इन सभी व्यक्तियों के द्वारा आप दान नहीं कर सकते। इन सब व्यक्तियों के द्वारा नेत्र का दान नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो नेत्रदान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर किसी स्थान या घर अथवा अस्पताल में किया जा सकता है। जो व्यक्ति नेत्रदान करता है उसे अपने जीवन काल में ही किसी पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर अपने नेत्र धरोहर रखते हुए अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में उसे अपने निकट संबंधियों को भी सूचित कर देना चाहिए, जिससे कि मृत्यु के पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जा सके। तो यह चीज है कि आंख दान करने को लेकर के है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे किस तरीके के व्यक्ति जो है कि आंख दान कर सकता है और कौन कौन से व्यक्ति है जो कि आंख दान नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी था। यह बेहद ही रोचक जानकारी है और यही बेहद ही इम्पोर्टेंट जानकारी भी आप कह सकते हैं। आप एक ब्रेल किट भी दान दे सकते हैं। इसके लिए संपर्क ब्रेल किट यानी अंधा जो लोग होते हैं उसको अब ब्रेल किट जो ब्रेल के माध्यम से पढ़ सकता है अंधे लोग, तो उसके लिए यह होता है, जिसका मूल्य आप देख सकते हैं 750 रुपये है। इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं गिव इंडिया नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के लेकर के। इस मतलब वेबसाइट पे जाइएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहां से आप इसको दान कर सकते हैं खरीद करके। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पर, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर
पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यानी कि कोई भी पृष्ठ है उस पर अगर कोई भी प्रकाश पड़ रहा है तो वह जो किरण होगा वह उस पृष्ठ पर पड़ने के लिए उसे आपतित किरण कहा जाता है। और अब पृष्ठ से परावर्तित के पश्चात, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की जो किरणें होंगी उन्हें परावर्तित किरण हम लोग कहते हैं। ये सामान्य सी जानकारी थी। इसके बाद देखेंगे तो जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक आरेख खींचिए। यानी कि जिस बिंदु पर कोई भी प्रकाश की किरण टकराती है, यहाँ पर देखेंगे ये आपतन किरण है, तो यहाँ पर यह टकराया और उससे 90 डिग्री के बनाते हुए जब हम खींचेंगे अभिलंब के रूप में, तो वह जो कोण होगा उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। यानी परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर यह क्या कहलाएगा? तो अभिलंब कहलाएगा। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण आपतन कोण आई कहते हैं। यानी कि आपतन कोण को कोण आई कहते हैं, इसको आई कहेंगे और इसको आर कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, जिसे कोण आर से हम सूचित करते हैं। आगे जानेंगे जानकारी। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन के नियम कहते हैं। ये फैक्ट हो गया एक। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? तो परावर्तन का नियम कहते हैं। यह जो बराबर होने की जो बात है, यह जो परावर्तन नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, उसी के अनुरूप यह होता है। यहाँ पर फिगर में आप समझ सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, और कोण आई बराबर देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है पूरा, ये 180 डिग्री है, तो इसको आप बांट सकते हैं। यहाँ से आप एक मतलब क्वेश्चन भी होगा, वहां पर हम देखेंगे, उसको फॉर्मूला लगा के हम बनाने सिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होगा, तीनों क्या होगा? तो एक ही तल में होगा। ध्यान रखेंगे। उसके बाद जानकारी है आपके स्क्रीन पे कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी जो है कि एक ही तल में होते हैं। उसी बात को यहाँ पर भी लिखा गया है फैक्ट के रूप में। इसको ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट फैक्ट के रूप में कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का जो है कि बायां भाग दाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर, मतलब कि दर्पण में बायां भाग किधर दिखता है? दाईं ओर, और दायां भाग किधर दिखता है? तो बाईं ओर। ध्यान रखेंगे इसको। इस परिघटना को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यह समान समतल दर्पण में होता है। ध्यान रखेंगे इसको। जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है कि किसी परावर्तित दर्पण इसके विपरीत दर्पण इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि यह जो दर्पण पे जो परावर्तन हो रहा है, अगर वह चिकना है तो वह नियमित परावर्तन कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमित परावर्तन में इस तरीके से होगा, समतल दर्पण होगा और पूरा प्लेन होगा, है ना। तो प्लेन होगा तो इसका जो परावर्तन होगा नियमित होगा, और जब ये उबड़ खाबड़ होगा तो इसका जो सतह होगा कांच का, यह उबड़ खाबड़ अगर होगा तो यह अनियमित परावर्तन हो जाएंगे। तो इस बात को आप जानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आगे फैक्ट है आपके स्क्रीन पे कि क्या हम सभी वस्तुओं के को जो है कि परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु को हम कैसे देखते हैं? तो परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं, या कंफर्म होना चाह रहा है यहाँ से।
इस तथ्य के माध्यम से हम कंफर्म होंगे कि आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा को लेंगे आप। चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें हम प्रतिदीप्त पिंड कहते हैं। यानी कि वैसे पिंड जो किसी अन्य चीज के प्रकाश से अन्य पिंड के प्रकाश से प्रतिदीप्त होता है, मतलब चमकता है या फिर दिखते हैं, तो वह उन्हें कहते हैं हम लोग प्रतिदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंड का नाम बता सकते हैं जो कि दूसरे पिंड से मतलब रोशनी लेकर के चमकते हैं? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यहाँ पर कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूरज लें, मोमबत्ती लें, ज्वाला लें। मोमबत्ती की ज्वाला हो गया, विद्युत लैंप हो गया, इन सभी चीजों में आप देखेंगे स्वयं का वैसे प्रकाश होता है। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देख पाते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे जानकारी के साथ। यहाँ पर देखेंगे कि परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, जो टैंकों, बंकरों में छिपे सैनिक होंगे उनको जो है कि किस प्रकार से, किस यंत्र के द्वारा वह देखते हैं बाहर की वस्तुओं को, तो वह परिदर्शियों के द्वारा देखते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। परिदर्शियों के द्वारा पनडुब्बियों, टैंकों, बंकरों में छिपे सैनिक अपने बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने का धारणा का उपयोग बहुमूर्तदर्शी यानी कैलाइडोस्कोप जिसे बोलते हैं, बहुमूर्तदर्शी या फिर कैलाइडोस्कोप दोनों एक ही चीज है, में भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे, यह जो एक प्रकार का भ्रम वाला जो होता है ना, वो चीज होता है। आप ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। सैलून में भी जो होता है इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लेकिन दूसरा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी कोण पर रखे दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंबों की बनने की जो धारणा होती है का उपयोग हम बहुमूर्तदर्शी में करते हैं, कैलाइडोस्कोप में करते हैं, कि भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए हम इसका कैलाइडोस्कोप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों की डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। ध्यान रखेंगे, दीवारों वाले कागजों यानी वॉलपेपर जिसको बोलते हैं, वॉलपेपर तथा वस्त्रों के डिजाइन के लिए हम जो है कि किस प्रकार से कैलाइडोस्कोप का उपयोग करते हैं इस पर नए नए पैटर्न बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो हम वस्तुओं को केवल जो है कि तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। हम जो है कि वस्तु को तभी देख पाएंगे जब हमारे नेत्र में उन वस्तुओं से आने वाली प्रकाश जो प्रवेश करेगी, है ना। अगला बढ़ेंगे तो हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। हमारे नेत्र की जो आकृति है किस प्रकार की है, तो गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है, यह कठोर होता है। ध्यान रखेंगे, सफेद और कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बच सके। ध्यान रखेंगे इस बात के लिए, यह जो है कि कठोर होता है। इसके पारदर्शी अग्रभाग को हम क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। इसके पारदर्शी जो होते हैं अग्रभाग, उसको हम क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। स्वच्छ जनमंडल भी इसे ही कहा जाता है, यानी कॉर्निया, स्वच्छ मंडल भी इसे ही कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप आइरिस भी कह सकते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस के अंदर एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका क्या करता है, यानी आइरिस क्या करता है, तो नियंत्रित करता है, उसे कम छोटा बड़ा करते रहता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। परितारिका आंख का वह भाग है, नेत्र का वह भाग है जिसे वह एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है।
जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं, ध्यान रखेंगे ऐश्वर्या राय जो हीरोइन है उसका नेत्र हरे हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। यानी कि जब किसी की आंख देखेंगे तो भूरा है, हरा है या फिर काला है, ये तो ऐसा क्यों है? इसके लिए हम बात कर रहे होते हैं कि इसका परितारिका का रंग इस प्रकार से है, यानी कि आंख का रंग नहीं, उसके परितारिका का रंग उस प्रकार से है। तो परितारिका यानी आइरिस का रंग, ठीक है। तो परितारिका नेत्र के प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका का क्या काम है? तो आंख में जो प्रवेश होने वाली जो प्रकाश है उसको जो है नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश आंख में प्रवेश करना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, तो वो चीज उसको नियंत्रित करता है। यहाँ पर फिगर में आप मानव नेत्र का जो है संरचना देख सकते हैं। इस भाग को रेटिना कहा जाता है और रेटिना पर ही जो है कि आपका फिगर बनता है ना। उसके माध्यम से इसे जो मतलब तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है, उसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि कौन सा इमेज है, कौन सा वस्तु है। उसको कॉर्निया इसे कहते हैं, लेंस इसे कहते हैं, परितारिका इसे कहते हैं, पेशीय पक्षभाग इसे कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को और आगे बढ़ेंगे जानकारी के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे कि पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। यानी कि पुतली के जो पीछे वाले भाग होते हैं वहां पर एक लेंस होता है। वह लेंस कैसा होता है? तो केंद्र पर जो है उसके जो केंद्र होते हैं इस प्रकार से होता है ना। ये केंद्र है ना, ये केंद्र पर उसका मोटा होता है, ये दोनों साइड पतला होता है। तो इस चीज को बताया गया है। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट, तो लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं। यानी लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता रहता है और इस परत को हम क्या कहते हैं? तो रेटिना कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दिक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि ध्यान रखेंगे यहाँ से कि रेटिना अनेक तंत्रिकाओं कोशिकाओं से बना होता है और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद जो है कि तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक होता है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा दूसरा होता है आपका सालकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये चीज है आपका शंकु और सालकाएं जो होते हैं दो भाग होते हैं तंत्रिका तंत्र के। तंत्रिका कोशिकाएं के दो भाग होते हैं। तो ये दोनों किस काम में आते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो शंकु है कि जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं और सालकाएं जो होती है वह मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों को भी सूचनाएं भेजते हैं। यानी जो शंकु जो होता है, यानी शंकु जो कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र के जो कोशिका, उसमें जो है तो क्या होती है? तो वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। यानी कि रंगों की जो है कि सूचनाएं भी भेजते हैं। और दिक् तंत्रिका द्वारा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। यानी कि दिक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर क्या होता है? तो कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं हम? अंध बिंदु कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, इसके अतिरिक्त शंकु रंगों या फिर वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं और दिक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। दिक् तंत्रिका तथा रेटिना की संधि जहां पर होती है वहां पर कोई तंत्रिका नहीं होती है और इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यानी कि रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब है, वस्तु को अगर तुरंत उसके आंख के सामने से, किसी व्यक्ति की आंख के सामने से तुरंत हटा लेंगे तो वह तुरंत ही समाप्त नहीं हो जाता है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। ध्यान रखेंगे, मनुष्य के जो आंख है, आंख के जो रेटिना पर जो फिगर बनता है वह कितने समय के लिए रहता है? तो वह 1/16 सेकंड के लिए रहता है। इसीलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु को स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र की वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। यानी कि जब आप एक सेकंड में 1/16 सेकंड में एक पिक्चर आप रखेंगे तो वह पिक्चर दिखाई देगी। लेकिन आप इसी 16 सेकंड में आप कई सारे पिक्चर को चला दीजिएगा तो वह एक प्रकार से हो जाएगा क्या? तो फिल्म जैसे वीडियो बन जाएगा, वीडियो के जैसे हो जाएगा।
इसी चीज को यहाँ पर बताया गया। जो FPS जो होता है, फ्रेम FPS जो होता है आपको देखने को मिलेगा जब वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे मोबाइल में, तो FPS होता है। तो यह होता है फ्रेम पर सेकंड होता है, यानी कि एक फ्रेम, एक फोटो एक सेकंड में कितना दिखाया गया, एक सेकंड में कितने फोटो दिखाए गए, तो यह चीज डिनोट करता है। इसी चीज को लेकर के यह जो वीडियो जो बना है इसी चीज से बना है। ध्यान रखेंगे कि नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलक प्रदान किए। पलक जो होते हैं, जो अपनी जो होते हैं उसको बोलते हैं पलक प्रदान किए हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देता है। ध्यान रखेंगे पलक का जो काम होता है वह अनावश्यक जो प्रकाश होंगे उसको आप रोक देता है। जिस प्रकार से आप धूप में जाएंगे, करे धूप में जाएंगे तो आपका जो आंख है इस तरीके से गोकत जाएगा, यानी कि छोटा हो जाता है, आप गौर करेंगे। और जैसे ही आप मतलब छांव में आएंगे तो वहां पर आपके आंख जो है कि ज्यादा खुल जाता है। तो इस चीज को आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। समांतर नेत्र जो होते हैं, समांतर नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए शाब्दिक या फिर सुविधाजनक जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर ही होती है। तो ध्यान रखेंगे कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आंख को स्पष्ट देखने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी की आवश्यकता होती है, तो वह 25 सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस पीडीएफ को इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके, जो भी क्लास का आपका पीडीएफ चाहिए आपको, तो उस क्लास का आप पेमेंट करके इस नंबर पे पेमेंट स्लिप भेजेंगे। निश्चित ही रूप से आपको इसके मतलब आपके व्हाट्सएप नंबर पे A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में सेंड कर दिया जाएगा तुरंत ही। ध्यान रखेंगे इस बात को और आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में कि कभी कभी विशेष रूप से विधावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर हम कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो गई है। नेत्र में क्या हो गई? तो मोतियाबिंद विकसित हो गई है। इसके कारण के बारे में भी जानेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्र के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग है रतौंधी। इनमें जो विटामिन ए से होने वाले जो रोग हैं इसे रतौंधी कहते हैं या फिर रेटिनॉल भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस दोनों फैक्ट को। यहाँ पर देखते हैं कि पूछा जा रहा है फिर से कि क्या आप जानते हैं कि जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। जैसे कि केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़े चारों ओर देख सकते हैं। यानी कि केकड़ा का आंख इस तरीके से होता है, वह 360 देख सकता है, चारों तरफ देख सकता है। इसीलिए इसे शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता चल जाता है या फिर लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं। तितली के क्या होते हैं? तो बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं, यानी बहुत सारे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला बढ़ेंगे तो यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि जो है कि पीछे का भी देख सकता है। देख सकते कौन? तो तितली के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख सकता। इसके विपरीत दिन के जो प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे कि चील, गरुड़, कौवा, मैना, इस प्रकार से आप पक्षी जानते ही होंगे, तो दिन में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं लेकिन रात में वह ठीक ढंग से नहीं देख पाते हैं। उल्लू के जो नेत्र में बड़ा जो है कि कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। और इसी के साथ साथ उनके रेटिना में बड़ी संख्या में शालाएं उत्पन्न होती है, यानी कि जो बहुत मात्रा में बड़ी संख्या में शालाएं उत्पन्न होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत के पक्षियों में नेत्रों में शंकु अधिक होते हैं और शालाएं जो है कि कम होती है, इसलिए वह जो है कि रात में नहीं देख पाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे जानकारी के साथ। यहाँ पर तितली की जो आप फिगर है आप देख सकते हैं, तितली के नेत्र आप देखेंगे पंख पर जो रहते हैं, तो ये नेत्र नहीं होते हैं, यह कलर होता है एक प्रकार से। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कॉलीफ्लावर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और चाक्षु विकृति
युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन जो है कि वह क्या है, तो ब्रेल लिपि है। यानी कि लुई ब्रेल जो स्वयं एक चाक्षु विकृत व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, तो चाक्षु विकृत युक्ति व्यक्ति के लिए एक पद्धति विकसित किया, जिसमें उसकी जो है विकसित किया तथा इसे 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया। ध्यान रखेंगे 1821 ईस्वी में जो ब्रेल लिपि था उसको प्रकाशित किया गया, मार्केट में लाया गया। यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान पद्धति 1932 ईस्वी में अपनाई गई थी और सामान्य भाषाओं या गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह बात यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट जो फैक्ट है यहाँ पर, ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न होते हैं अथवा छाप होते हैं और प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरण रहित चिन्ह को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में 3 बिंदु होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, तो 3 बिंदु होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3। और ये जो मतलब यह है कि प्रत्येक इधर जो होते हैं कॉलम कितने होते हैं, तो 2 कॉलम होते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला के लिए कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों का उपयोग करने के लिए बिंदुकृत पैटर्न नीचे दर्शाया गया है। यानी कि कुछ पैटर्न यहाँ पर दर्शाया गया, उसको भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया और हिंदी में किस प्रकार से, इंग्लिश में जो है कि एक वर्ड को किस तरीके से लिखा गया है और इंग्लिश में किस तरीके से जो एक शब्द है उसको लिखा गया, यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ब्रेल पैटर्न पद्धति के प्रयोग किए जाने वाले बिंदुकृत पैटर्न का उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखें तो कुछ फैक्ट और दिए गए हैं। तो इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्ति व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। और स्पर्श है कि आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। बिंदुओं को क्या किया जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, उभार दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और जानकारी है कि कुछ चाक्षु विकृत युक्त भारतीय को महान उपलब्धियां भी प्राप्त करने का श्रेय जाता है, जैसे कि दिवाकर मानक हैं। दिवाकर मानक एक प्रतिभा संपन्न बालक थे। बालक के गायक रूप से आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए गए हैं, इसको आप समझ सकते हैं। जन्म से पूर्णतः चाक्षु व्यक्ति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया। और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो स्वयं चाक्षु व्यक्ति है, यानी कि चाक्षु विकृति युक्त व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, तो भारत में जो है कि विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। और इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत की प्रतिनिधित्व किया। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला बढ़ेंगे तो अमेरिका जो है कि अमेरिका की एक लेखिका एवं देख सकते हैं प्राध्यापिका हेलेन ए केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला हैं, जो कि 18 महीने की आयु में ही उन्होंने दृष्टि खो दिया था। लेकिन उनके जो संकल्प तथा साहस के कारण यह एक विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। और स्टोरी ऑफ माय लाइफ जिसे 1903 ईस्वी में सहित उनके जो है कि पुस्तक लिखी गई। ध्यान रखेंगे इस बात को कि स्टोरी ऑफ माय लाइम्स जो है कि 1931 ईस्वी में लिखी गई किताब है, जो कि लिखा गया था हेलेन ए केलर के द्वारा। ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर की दूरी बनाएगा। तो इसको आप निकाल सकते हैं, जैसे कि ये दर्पण है और इसकी जो परछाई है या फिर इसकी जो आदमी है वो यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ खड़ा है आदमी, तो इसका जो प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वह भी उतना ही होगा।
यानी कि ये 1 मीटर होगा तो ये भी 1 मीटर होगा। तो ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब से उस वस्तु या फिर उस व्यक्ति की दूरी, ध्यान रखेंगे तो 1 + 1 2 मीटर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 मीटर होगा। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट है कि यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुपाएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आप दाएं कान बाएं हाथ से छू रहे हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, या फिर हाथ से छुआ गया, यानी इसे हम पार्श्व हस्त के नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे तो जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो प्रकाश पुतली का साइज जो है कि क्या हो जाता है, तो बड़ा हो जाता है। अब जब कम प्रकाश में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो पुतली का साइज है वो छोटा हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा। और जब आप बहुत सारे रोशनी में चले जाइएगा एकाएक तो वहां पर आपके जो रेटिना है उसका साइज जो है कि छोटा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है आपके स्क्रीन पे जो कि रात्रि पक्षियों के नेत्र में सालकाय तथा संयुक्त की अपेक्षा शंकुओं की संख्या जो है कि कम होती जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। रात्रि के जो पक्षी होते हैं उसमें जो है कि उसके जो रेटिना यानी कि उसके आंख जो है, आंख में जो है कि सालकाओं की संख्या अधिक होती है अपेक्षाकृत किसके, तो शंकु के। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कुछ सारांश के रूप में आपके स्क्रीन पे दिखेगा, जान लेते हैं कि प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश किसी चिकने या फिर पॉलिश किए हुए नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो वह नियमित परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है कि विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होती है। अगला है कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ जो है कि ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब होगा वह कितने तल में होगा, एक ही तल में होगा। नेक्स्ट है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व दर्पण होता है। दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब है उन्हें क्या होता है, तो पार्श्व दर्पण होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। और बहुलीकृत परिवर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बन जाते हैं। ध्यान रखेंगे बहुलित परिवर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बन जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है यह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के कुछ घटक रंगों में विभक्त होने को विशेषण कहते हैं। प्रकाश के अपने घटक जो रंगों में जो है कि विभक्त होने की विक्षेपण करेंगे। ध्यान रखेंगे, विक्षेपण कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें कि जब कोई भी रंग है उसके जो प्रकाश है उसको जो अलग अलग कर देते हैं उस प्रकाश को, तो वह विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है आपके कि नेत्र, हमारे जो नेत्र में के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं, तो कॉर्निया जिसे स्वच्छमंडल कहते हैं, आइरस जिसे परितारिका कहते हैं, पुतली लेंस रेटिना जिसे दृष्टिपटल तथा दिक् तंत्रिका भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। नेक्स्ट है कि ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकता है। ध्यान रखेंगे ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके कोई भी जो व्यक्ति अंधा है, आंख से नहीं देख पाता है, तो वह निश्चित रूप से क्या कर सकता है, तो वह ब्रेल लिपि के माध्यम से लिख सकता है। नेक्स्ट है कि चाक्षुष व्यक्ति अपने योग्यता के संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को जो है कि अधिक लक्षण से विकसित कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे जो चाक्षुष वृत्ति जो व्यक्ति होते हैं
अपने पर्यावरण में संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्ण से विकसित कर लेते हैं, अधिक तेज हो जाता है। ध्यान देंगे आप लोग कि जब कोई भी व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है वो निश्चित रूप से उसका माइंड जो होगा बहुत ही शार्प होगा। फिर कोई भी व्यक्ति जन्म से ही अंधा है तो उसका जो माइंड होगा वह शार्प होगा, वह और सुनने की जो दक्षता होगी उसका वह सबसे उच्च होगा, यानी थोड़ा से भी बोलिएगा आप तो वह सुन लेगा। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 13वां जो क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतन कोण तथा आपतन कोण का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब परावर्तन का नियम होता है तो किस प्रकार से होता है, इस तरीके से आपतित किरण आता है और परावर्तित किरण जाता है और इसी बीच जो बना हुआ कोण है यह 90 डिग्री है। इस पर हम क्या करते हैं तो लंब खींचते हैं। लंब क्या करता है तो कोई भी कोण को जो है कि बराबर भागों में विभाजित करता है। इस बात से भी आप निकाल सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर ई आई है तो ई आर है, ध्यान रखेंगे तो कोण आई प्लस कोण आर इजकल टू 90 डिग्री हो गया। तो ये देख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर होता है ना, यानी कि जो है कि ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि फॉर्मूला होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर बराबर कर दिए, यहाँ पर 90 हो गया। जब अब दोनों बराबर है तो आई के जगह पे हम आर ले लेंगे, आर लेंगे जब ये तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका कोण आई गुने, देख सकते हैं कोण आई गुने, तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, कोण आई गुने 45 गुने नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस 45 डिग्री इजकल टू 90 हो जाएगा। तो इससे कोण आई बराबर आप निकाल सकते हैं इसमें 90 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि कोण आई भी इसका 45 डिग्री है और कोण जो है कि आर भी इसका जो है कि 45 डिग्री है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो जानकारी आप देख सकते हैं, दो समांतर समतल दर्पण को एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे जाते हैं तो इनके बीच जो है कि कितनी जो है कि प्रतिबिंब बनेगी। तो ध्यान रखेंगे, आप सैलून में गए होंगे, सैलून में बाल कटाते वक्त आप देखे होंगे, तो निश्चित रूप से आप दर्पण में देखने की कोशिश कीजिएगा, आपके फिगर इतने सारे छोटे 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 बनते चले जा रहे हैं, कोई अंत ही नहीं होता है। तो ये अनंत जो है इसका आंसर हो जाएगा अनंत। तो ध्यान देंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे अनंत। अनंत जो है कि चित्र बनेगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में आप जान पाए 16वां चैप्टर को, नेक्स्ट वीडियो में आप 17वां चैप्टर जानेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।